वो किसी का जाती पैसा नहीं है, न हुकूमत का जाती है। जो मर्दमशुमारी पे चुप का रोजा रखे और यहाँ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े आराम की घर से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, किसान की बेगम ने तीनों जो परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं, भूखे होंगे। ये सोचकर उसने उन्हें खाने की दावत दी। किसान की बेगम ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला कि क्या आपके घर में आपका शौहर या रिश्तेदार या कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बेगम बोली कि मेरा शौहर तो खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस आएगा। फिर बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उसी घर में खाना खाने जाते हैं जहाँ कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बेगम वापस घर लौट आई और अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम के वक्त किसान खेतों से वापस लौटा। उसने भी उन तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बेगम से पूछा, ये तीनों जो है ना परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने इनसे खाने का पूछा? जिस पर उसकी बेगम ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछने गई थी, लेकिन ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। अब ये सुनकर किसान बोला कि तुम इनको दोबारा दावत दो और बताओ कि मेरा शौहर वापस आ गया है। अच्छा, किसान की बेगम दोबारा तीनों के पास गई, फिर बोली कि जी घर में मेरा शौहर लौट आया है, अब आप तशरीफ़ ले आएँ और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। ये बात सुनकर एक बूढ़ा बोला कि हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते, तुम्हें चाहिए कि हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बेगम बूढ़े के अजीब जवाब को सुनकर बोली कि आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया कि हम तीनों में से कोई एक जहाँ मौजूद हो, बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बूढ़े ने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला कि ये दौलत है, ये जिस घर में जाता है वहाँ दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और बोला कि ये फतह है, ये जिस घर में जाए उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बोला कि मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाता हूँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से भर जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ, घर वालों से मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बेगम घर आई, किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली कि हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर बुलाएं ताकि हमारे पैसे की मुश्किलात हल हो जाएं। अब ये सुनकर किसान बोला कि हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फ़तह को अपने घर बुलाना चाहिए। अब किसान की बेटी भी ना करीब बैठी थी, दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वो बोली कि अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो वो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगा कि हमें दौलत और कामयाबी की परवाह या ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, दोनों मियाँ बेगम बेटी की बात से मुत्तफिक हुए। किसान की बेगम को भेजा कि जी मोहब्बत को बुला लाओ। अब बेगम गई और बूढ़ों से कहा कि आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ़ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर खिताब करने वाला जो बूढ़ा था वो उठा और किसान की बेगम के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बेगम क्या देखती है कि बाकी 2 बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। किसान की बेगम ने पूछा कि आप तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया कि मोहब्बत हम में से सिर्फ एक ऐसा फ़र्द है जिसके बारे में हमें ये बाकायदा हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत तन्हा जाए वहाँ उसके पीछे पीछे तुम दोनों भी चले जाओ। अब नाज़रीन, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ सुकून होगा, वहाँ आसानी होगी, कामयाबी होगी। अब इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत वो जज्बा कह लें जो दौलत और कामयाबी से बढ़कर है, क्योंकि कामयाबी और दौलत तो आर्जी है, मोहब्बत ही एक वाहिद ऐसी ताकत है जिसको ज़वाल नहीं है, बल्कि जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ दौलत और कामयाबी भी एक ना एक दिन अपने कदम जमा लेगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। यहाँ कामयाबी और दौलत हासिल करने की जंग जारी है। यहाँ दौलत से मुराद इक़्तिदार का हसूल। अच्छा, शहबाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज़ ग्रुप में कुर्सी को लेकर एक तवील जंग जारी है और दूसरी जानिब एक बार फिर बयानिए की जंग जो वक्ती तौर पर थम गई थी, उसमें एक बार फिर से उबाल आना शुरू हो गया और बयानिए की जंग ने नून लीग की सफ़ों में मोहब्बत के जज्बे को ख़त्म कर दिया। नून लीग के कायद ने एक बार फिर से वोट को इज्जत दो के बयानिए का जिक्र छेड़ दिया।
शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की कोशिशों को एक बार फिर से ज़रब लगाना शुरू कर दी गई और सियासत पर गहरी नज़र रखने वालों के ख्याल में नवाज शरीफ की ये जो खुफिया डील की कोशिशें हैं अब तक रंग नहीं ला सकी और नवाज शरीफ इस वजह से मायूस होकर एक बार फिर इदारों के खिलाफ नया मुहाज सजाने के लिए तैयार हो गए हैं। और बाज़ जो सियासी तज्जियाकार हैं उनकी ये राय भी है कि जी नून लीग के कायद डील के तासुर को ज़ायल करने के लिए फिर से वोट को इज्जत दो का बयानिया उछालने जा रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को लेकर भी कशमकश का शिकार है, क्योंकि कल तक खबरें ये थीं कि इस्तीफ़ों और हुकूमत गिराने का ऑप्शन भी नून लीग ने अपने एजेंडे से निकाल दिया है और पार्टी कायद नवाज शरीफ को भी इस तमाम सूरत हाल पर एतमाद में ले लिया गया। लेकिन अब ये खबरें गर्म है कि नवाज शरीफ अपनी पुरानी पॉलिसी पर चलेंगे, यानी मज़ाहमत के बयानिए को एक बार फिर से अपनाएंगे। अब ऐसे में लगता तो यही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने कदम इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि अब उन्हें ना अपनी जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है शायद वो बचानी है। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुफाहमत के बयानिए पर चलेंगे तो इससे ये तासुर उभर सकता है कि शायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के आगे सरेंडर कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाएगा कि शायद अब शहबाज शरीफ ही नून लीग को मुकम्मल तौर पर लीड करेंगे। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी को हुकूमत मुखालिफ TDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत कर दी है और ज़राए के मुताबिक लंदन में अयाज सादिक के साथ मुलाकात में लीगी कायद ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम हिदायत दी। नवाज शरीफ का ये कहना है कि जी लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा, जिस पर लीगी कायदीन ने भी इतफाक़ कर लिया है और सरदार अयाज सादिक वतन वापस पहुँच जाएंगे और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। अच्छा, लीगी कायद ने एक हिदायत भी जारी की कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्के के लिए पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मज़ीद मुतहरिक करें, पंजाब की हर यूनियन काउंसिल में मुतहरिक और पार्टी के साथ वफादार कारकुनों को मुनज़्ज़म करें। अच्छा, पार्टी कायद ने सोशल मीडिया को तरजीह देने की भी हिदायत की है ताकि कारकुन सिर्फ एक फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर फौरी तौर पर इकट्ठे हो सकें। और नवाज शरीफ ने यह हिदायत भी दी है कि ये कारकुन अपने अपने इलाकों में वोट को इज्जत दो का बयानिया घर घर पहुँचाएँ। अब सूरत हाल ऐसी है कि नून लीग आपस में भी इंतशार का शिकार और कल खानेवाल में PP 206 में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और हस्बे इंतखाब से पहले यहाँ भी धांधली का ये शोर और इंतशार की जो सियासत है ये शुरू हो गई है और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और नून लीग वाले अपने दिफा में वजाहतें पेश कर रहे हैं। अब ये पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर हैदर ज़मान साहब और अता तारड़ साहब ये क्या फरमा रहे हैं, ज़रा ये क्लिप देखिएगा, चलाइएगा ज़रा। अच्छा, सुना आपने अता तारड़ अपनी जमात की भी आप समझ लें कि वजाहतें दे रहे थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाए गए जो इल्ज़ामात उनका जवाब भी दे रहे थे। क्या कह रहे थे अता तारड़ कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, यानी पूरा भरोसा करते हैं, दोनों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये तो अता तारड़ साहब ने ना अपनी जमात के हवाले से कह दें कि सीधी सीधी सफाई दे दी। अब दूसरी जानिब अता साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनका दिफा कर रहे हैं। अब कहानी कुछ यूँ है कि खानेवाल के सूबाई हल्का PP 206 में जो कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब हैं उससे पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के ख़िलाफ़ हमला करवाने और धमकियां देने का मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, खानेवाल के सिटी पुलिस स्टेशन में पीपल्स पार्टी के खानेवाल से जो उम्मीदवार हैं सैयद वासिक, जिन्होंने अता तारड़ समेत 12 नामजद जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सैयद वासिक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अता तारड़ ने उनके घर में कायम इलेक्शन ऑफिस पर हमला करवाया। उन्होंने FIR में मज़ीद ये कहा है कि मुसल्ला जो हमला आवर हैं इलेक्शन ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, इलेक्शन ऑफिस में मौजूद पोलिंग जो एजेंट्स हैं उन पर डंडे बरसाए, पोलिंग एजेंट खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा और फौरी इलेक्शन ऑफिस को बंद करने का कहा और कत्ल तक की धमकियाँ दी। अब इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले हल्के में ना दिलचस्प सी सूरत हाल पाई जा रही थी, जिसके सबब ये जो इलेक्शन कह लें कि खुसूसी अहमियत हासिल कर गया। ये नशिस्त ना नून लीग की जो MP हैं निशात खान डाहा, उनके इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अब इस हल्के से 2018 के इलेक्शन के जो PTI उम्मीदवार है राना मोहम्मद सलीम, वो हालिया ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार, जबकि 2018 में नून लीग के जो उम्मीदवार निशात अहमद डाहा की जो बेवा नौरीन निशात डाहा हैं वो हालिया ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार हैं। अब इलेक्शन दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर भी इल्ज़ामात की बुछाड़ का सिलसिला जारी है। अब अता तारड़ पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि कोई किसी के घर में नहीं घुसा, ये अवामी जगह थी जहाँ 200 से
250 लोग लाइन लगाकर खड़े थे और अता ताड़ा पीपल्स पार्टी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि ये साबित करें कि मैं इनके घर में दाखिल हुआ हूँ, मेरे साथ मुनाजरा कर लें। पीपल्स पार्टी वालों ने तमाशा लगाने की भरपूर कोशिश की है और ये सवाल भी उठा रहे हैं था कि जी अली हैदर गिलानी MP हैं, वो इस हलके के अंदर क्या कर रहे थे और वो वहाँ से क्यों भागे हैं। अब खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब से पहले एक दूसरे पर, इलेक्शन पर असरअंदाज होने के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नून लीग का झगड़ा पीपल्स पार्टी से हुआ है और मरियम औरंगज़ेब हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये भी दिलचस्प सूरत हाल है, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा सुना आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, क्या कह रही हैं वो कि जी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को जेल में डालकर 2018 के इलेक्शन को चोरी किया गया और जब 2018 में नालायक, नाअहल और माफियाज़ की हुकूमत बनी तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ये कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। हर मंसूबे में ही शहबाज शरीफ की इंक्वायरी की गई। यानी मरियम औरंगज़ेब का मतलब सीधा सीधा ये है कि शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने की सज़ा दी गई, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। और क्या कहना था मरियम साहिबा का कि जी हुकूमत ने बरतानवी जरीदे डेली मेल से मिलकर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में घसीटना चाहा और ये केस वज़ीर आज़म के ऑफिस में बनाया गया और बाद में सब बेनकाब हो गए और डेली मेल आज तक शहबाज शरीफ से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, माफ़ी से मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को महंगाई पर माफ़ करने को तैयार नहीं है, वो कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा टीम। तो शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई का नक्शा खींच रहे, गरीबों का जो हाल दिल है ना वो बयान कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेस महंगाई वो कह रहे हैं नहीं आई है। महंगाई ने गरीब के घरों को तबाह कर दिया है। लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रहे हैं कि बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग रोटी को तरस रहे हैं, बच्चों का दूध और अद्वियात जो हैं वो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में है जिसको देखकर खौफ आता है। यानी शहबाज शरीफ साहब कहना ये चाहते हैं कि अब आवाम में महंगाई को लेकर जो बर्दाश्त है ना वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने ना अद्वियात की कीमतें बढ़ने की बात की तो फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया कि अगर कीमतें 3 से 7 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। ज़रा चलाइएगा फवाद चौधरी को। जी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं कि अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया, जबकि कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। कह रहे हैं जी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी अब ग्रोथ हो रही है। और गैस के हवाले से बात करते हुए क्या कह रहे हैं चौधरी साहब के जी पाकिस्तान में हर साल गैस 9% कम हो रही है, इसीलिए जो लोग सस्ती गैस इस्तेमाल करने के आदी हैं वो अपनी आदत को बदल लें, क्योंकि अब हमें गैस के हवाले से तब्दील करना होगा। अब फवाद चौधरी की तरफ से जो खबरें थीं ज़ाहिर बात है अच्छी तो नहीं है, अच्छी खबरें तो नहीं मिल रही, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब वो कुछ अच्छी खबरें सुना रहे हैं, अच्छी खबरों की खुशखबरी नवीद। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं, क्लिप चलाएगा टीम। सुना आपने क्या कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में छोटे और जो मतवसत दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए इनकलाबी पॉलिसी तैयार की गई है। नया कारोबार शुरू करने वालों को बिला ज़मानत कर्ज़े फराहम किए जाएंगे और जो कारोबार में नुकसान का बोझ है वो भी हुकूमत उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। अब इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 78% नमू जो है वो SME का शोबा फराहम कर रहा है और इसलिए हमने इस पर कानून साजी भी की है और बजट में हुकूमत ने मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के टैक्स के लिए जो अदायगी है वो कम कर दी है। और ये भी कह रहे हैं कि विमेन इंटरप्राइजेज़ की जो टैक्स है उसमें 25% छूट दे दी गई है और साथ ये फरमा रहे हैं कि कर्ज़ों के हवाले से आसान फाइनेंस स्कीम ला रहे हैं। अब इतनी स्कीम्स हुकूमत लाने जा रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये महज हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी गवर्नमेंट ये सब कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, विफाक की सतह पर अगर देखें तो सियासत और अंदरूनी झगड़ों पर घूमती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सिंध की जो सियासत है वो MKM और पीपल्स पार्टी के गिर्द घूम रही है। अच्छा, सईद गनी MKM पाकिस्तान पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। ज़रा चलाइएगा सईद गनी साहब का क्लिप। अच्छा, क्या ये फरमा रहे हैं कि जी MKM कराची की खैर ख्वाह नहीं है, ये शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं, हम इस शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे, ऐसा कहना था सईद गनी साहब का। और क्या कह रहे हैं सईद गनी साहब कि हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए MKM की ज़रूरत नहीं थी। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया, जिसकी वजह से शहर से बिजनेस गया, वो हमें ताना देते हैं और कहते हैं कि जी हमने शहर बर्बाद कर दिया। जिस जमात की वजह से दहशतगर्दी परवान चढ़ी वो कहते हैं कि हमने शहर बर्बाद कर दिया। हवा घूंट पिया,
समझौता किया और इन्हें हुकूमत के साथ मिलाया। ये सईद गनी साहब MKM को सुना रहे हैं और सीधी सीधी सुना रहे हैं, खरी खरी सुना रहे हैं बगैर कोई लिहाज किए। अब दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के आमिर खान, जाहिर बात है अब इधर से कोई ईंट मारेगा तो मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सामने वाला पत्थर नहीं मारेगा, पत्थरों का ढेर लेके खड़ा होगा। ये चल रहा है हमारी सियासत में कि तुमने मुझे ईंट मारी है, पत्थरों का ढेर में तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जवाबी वार क्या आया ज़रा वो भी चला दीजिए। अच्छा, आमिर खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल जरदारी की जितनी उम्र है उतनी तो हमने जेल काटी है, हमें पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में ना शामिल करती। ये खुद हमसे कह रहे हैं भीख मांगने आए थे। सेनेट में भी इन्होंने हमसे अपने उम्मीदवार के वोट मांगे थे। आपने देखा कि सियासत में हर तरफ ना नफरत का राज है। नून लीग हुकूमत से लड़ रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी का विफाक और नून लीग के साथ साथ MKM से भी झगड़ा चल रहा है। अवाम कहाँ पर है? ये जितने लोग सुन रहे हैं अभी मुझे, जितने नाजरीन हैं, ये अवाम है, ये अवाम कहाँ पर हैं? अवामी मसाइल जो हैं वो कहाँ पर हैं? जितनी इनकी लड़ाइयाँ हो रही नाजरीन, आपको इन लड़ाइयों से कोई गर्ज है? ये आपके मसाइल हैं, ये अवाम के मसाइल हैं। अवाम कहीं भी नहीं, अवामी मसाइल कहीं भी नहीं, इनको कोई खबर ही नहीं है कि कहाँ अवाम के मसाइल, क्योंकि अब हर तरफ ना यही चल रहा है। कोई इधर से ताने दे रहा है, कोई उधर से ताने दे रहा है, नफरत ही नफरत है। मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं पे वतन से मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही, अवाम से मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको अवाम से हमदर्दी है वाकई अल्लाह के बंदो, तो ये आपस की जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो आपस की ये जो ताने मारने का सिलसिला है, ये जो नफ़रतें बिखेरी जा रही हैं, इसको तो कंट्रोल किया जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल रही जो ऐसे चल रहा है और अवाम ऐसी बेचारी निगलेक्ट होती रही, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मुल्क भी नहीं चलेगा और अवाम में मज़ीद मायूसी फैलेगी। ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सूबाई जो अपोजिशन है मुत्तहिद हो चुकी है। तमाम अपोजिशन जमातों ने इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर निकलने का बाकायदा ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ, MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और नवाज़ लीग सब ने नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद किया। MKM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से सिंध के वफाकी फ़ंड्स रोकने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि जब तक सिंध में APFC नहीं दिया जाता, सूबा सिंध को NFC से 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध सईद गनी साहब, वो ये कहते हैं कि सूबों को उनके हुकूक आइन और कानून देता है, किसी शख्स की इमा पर उसे रोकने या बंद करने का विफाक के पास कोई हक नहीं होता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर एहतजाज और मुजाहिरे करना तमाम सियासी जमातों का हक है, लेकिन इसकी आड़ में शहर और सूबे में लिसानियत फैलाना और खून खराबा करने की साजिश को पीपल्स पार्टी के अवाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही किसी को इजाज़त देंगे। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब। धामरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धामरा साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं, उन्होंने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद करते हुए कहा है कि जी जो नया बल्दियाती एक्ट है आइन से मुतसादिम, इसको फौरी वापस लिया जाए और नए एक्ट के लिए जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने को तैयार है या अपोजिशन से बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करने का कोई इरादा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक एतमाद में लेने वाली बात है तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके चैनल के थ्रू ये बात करना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल सबसे बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम अमेंडमेंट लेना चाहते थे, मगर जो मेन इशू आया हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ वो ये हुआ कि ये APC में आपने उन पार्टियों के नाम लिए जो फेडरल में सिंध के एक इम्पॉर्टेंट जो रेफरेंस था, जो सेंसस के हवाले था, जो मरदमशुमारी के हवाले से था, जो सूबे की मरदमशुमारी कम दिखाई गई, उसमें कराची भी मुतासर हुई। उसमें एक फेस सेविंग के लिए MQM ने भी थोड़ी दिनों के लिए अपोज किया, हमने तो किया ही किया। अच्छा, CCI से हमारी बात नहीं सुनी गई सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की, और वहाँ से वो बिल पास हुआ। वहाँ पर भी MQM खामोश थी। कराची में आके ये कहते थे कि जी सेंसस पे हमें एतमाद नहीं, कराची की सेंसस को कम दिखाया गया। मगर एक छोटी सी नौकरी की खातिर जब अमली तौर पर उनको अपना ये जोहर दिखाने थे, CCI में खामोश रही। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा पार्लियामेंट को कि हमारी इस बात को सुना जाए, क्योंकि वो आईनी एक रिक्वायरमेंट थी। उसमें ज्वाइंट सिटिंग हुई और ज्वाइंट सिटिंग में जब हमारे इस अहम रेफरेंस को बिल्डोज किया जा रहा था,
सिंध की मर्दमशुमारी के ऊपर एक खुदकश हमला किया जा रहा था, तो MQM अपनी इस नौकरी की बुनियाद पर खामोश रही और PTI की सफ़ों में खड़ी रही। कराची के अवाम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती तो वो है, उस पे ये तमाम पार्टियां खामोश हैं जो वहाँ पर बिल्डोज किया है उन्होंने, और कराची के अवाम का मुआशी कत्ल में शामिल रही। और सिंध में इस एक्ट में जहाँ पर हमने वाटर बोर्ड जो पहले सूबाई हुकूमत के अंडर था वो भी हमने मेयर में उसमें दे दिया लोकल बॉडी के हवाले से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिविजनल वाइज सिंध में 6 मेयर बनेंगे, सबको अपना दिया कि अगर लाड़काना, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इशू होगा तो वो खुद अपने मसले हल करें। उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 इंपॉर्टेंट टैक्स जो हैं वो अब ये टाउन्स के चेयरमैन लेंगे। उसके बाद पुलिस से लेके 11 महकमों की क्वार्टरली रिपोर्ट ये बल्दियाती इदारे बनाएंगे। तो हमने तो आपको इख्तियार दिया है, समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हमला हुआ। और दूसरी पार्टियां जैसे कि आपने कहा सब अपोजिशन, ये वजाहत दें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वजाहत दें कि वो MQM वाले उस बैनर में भी उनके साथ है जो लिसानी सियासत को वो परवान चढ़ाना चाहती है कि आज ये सारी पार्टियां MQM के उस स्लोगन में भी उनके साथ है। और जहां तक सब पार्टियों की आपने बात की तो PMLN के सूबाई सदर ने जब हमारा डेलीगेशन गया था उन्होंने कहा है कि उनकी डिक्लेरेशन पे उनकी सिग्नेचर नहीं है। अच्छा थामरा साहब, ऑपोजिशन आपको पता है शदीद नाराज है क्योंकि बिलावल साहब ने कहा जी बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। फिर वज़ीर आला सिंध ऑपोजिशन को कहते हैं जी ऑपोजिशन तो है ही जाहिल। अब ऐसे अल्फाज का जब इस्तेमाल किया जाएगा, मुंह काला, ये हैं जाहिल, तो ऐसे कड़वे अल्फाज के बाद या ऐसे बयानात के बाद आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन है वो सिंध हुकूमत से बैठ कर बात करेगी? देखें, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं चीज़ें। और जब अपोजिशन जो है वो ये कहे, क्योंकि मैं तो अपोजिशन सबको अपोजिशन के करार देता हूँ ना कि वो MQM के साथ हैं। पहले तो मैं अपनी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग APC में गए हैं ये वजाहत करें कि वो MQM के बैनर्स की भी हिमायत कर रहे हैं, उनकी वो जो सिंध ने हमला कर दिया उस बात पे भी वो उनके साथ हैं, ये वजाहत होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप ख़त ये कहेंगे कि जो NFC के पैसे हैं वो सूबे को नहीं मिलने चाहिए, जब आप ये बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो खुदा न खास्ता कोई सूबे को इस तरह का नुकसान देना चाहती है, मतलब पहली मरतबा, और मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि PTI ये वजाहत दे कि बाकी सूबों के अंदर जो लोकल बॉडी के आप बिल लेके आए हैं उसमें क्या आप इतने सूबाई महकमे लोकल बॉडीज़ के चेयरमैनों को आपने दिए हैं जितने सूबाई सिंध में दिए हैं? और दूसरी बात, जब PTI की हुकूमत आई थी तो उन्होंने 2 साल पहले वहाँ के मुंतखब लोकल बॉडी के नुमाइंदों को घर भेज दिया था। हमने तो ऐसा नहीं किया। हालांकि कराची का मेयर हमारा नहीं था, हालांकि हैदराबाद का मेयर हमारा नहीं था। हमने टेन्यूर पूरा करवाया और उनको OZT फंड भी दिया और उनको स्पेशल KMC को ग्रांट भी देते रहे। उसके बावजूद अगर आप हमें लिसानियत की हवा देने के लिए सियासत करेंगे तो लिसानियत की सियासत करने वालों का मुकाला। मगर मैं थैंकफुल हूँ उर्दू बोलने वालों का कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद है उर्दू बोलने वालों की जो MQM की इस सियासत के भीट नहीं चढ़ी। अगर MQM पुरानी पोजीशन में होती और वो जो सियासत कर रही है तो खुदा ना खास्ता अब तक बहुत जानी नुकसान हो चुका होता। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत से उर्दू बोलने वाले बिल्कुल लाताल्लुक हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, जो MQM पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत से सिंध के विफाकी फंड्स रोकने की दरख्वास्त की है, वो कहते हैं धामरा साहब कि जब तक सिंध में PFC नहीं दिया जाता सूबा सिंध को NFC से 1 रुपया भी ना दिया जाए। क्या कहेंगे इस मुतालिबे पर आप? देखें, पुरानी बोतल में नया शराब है। और दूसरी बात, जब ये MQM मुतालबा करती है और उनको कराची के अवाम का इतना दर्द है या शहरी इलाकों के अवाम का इतना दर्द है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 35 साल से बरजुमा होने वाली MQM लोकल बॉडी के हवाले से, जब मुशर्रफ के दौर में बहुत बड़ा पावर भी कहते थे था, बहुत बड़े पैसे भी थे और सारे कराची डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट में सिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, उस वक्त ये एहसास महरूमी क्यों नहीं ख़त्म कर सके? ठीक है। अच्छा धामरा साहब, महंगाई की मैं बात करना चाहूँगी। ये विफाकी वज़रा के जो अदाद शुमार हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो कहते हैं सबसे ज़्यादा सिंध में हैं। ऐसा क्यों है? जी तो मैं ये कहना चाहता था कि जब जिस दौर में आपके पास पावर भी बहुत ज़्यादा था, पैसे भी बहुत ज़्यादा थे आपको, उस वक्त आपने शहरी इलाकों की एहसास महरूमी ख़त्म क्यों नहीं की? और मेरे ख्याल में कराची के अवाम के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती है
वो ये है कि यहाँ पर आके मगरमच्छ के आंसू रोने वाली MQM वहाँ पर वफाकी वजारत लेते हुए जो मरदमशुमारी जो कम दिखाई गई कराची की, जिसकी बुनियाद पर आपके NFC के पैसे आते हैं, और जिस बुनियाद पर आप ये सवाल करते हैं कि आपके पास NFC के पैसे आए तो आप सूबे में करें डिलीवर, MQM को ये कहना चाहिए कि NFC के मुकम्मल पैसे मिलने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये वजाहत APC में होनी चाहिए कराची की आवाम के सामने कि जो मरदमशुमारी पे आपने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है, आपने मुआशी कत्ल किया है कराची के अवाम का, आपने खुद का हमला किया है सेंसस के हवाले से, हमारा रेफरेंस था जो आपने बिलडोज कर दिया PTI ने, आप उसमें बराबर के शरीक हैं। तो मैं कराची के अवाम से मुखातिब हूँ कि मरदमशुमारी में आप पे जो मुआशी हमला किया है, जो मुआशी कत्ल किया है, वो MQM शरीक है उस बात में जो मरदमशुमारी पे चुप का रोज़ा रख के और यहाँ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अच्छा धामरा साहब, ये जो महंगाई के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, वफाकी वज़रा के जो अदाद शुमार है ना, वो ये बताते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की जो अशिया हैं उसकी कीमतें सबसे ज़्यादा सिंध में हैं। क्या कहेंगे? सिंध फोबिया एक बीमारी है, मेरे ख्याल में कि उसका इलाज मुमकिन है। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है हमारी गिद्दू चौक पे, वहाँ तो मुमकिन है। बाकी इन वज़रा के बयानात अपनी पार्टी के बारे में, फैसल वाडा के देखें, वजीहुद्दीन साहब कह रहे हैं कि इनके अपना किचन जो है वो चंदे पे चलता रहा है, और तरीन साहब ने आज ट्वीट किया है कि नहीं जी मैंने पार्टी फंड में पैसे दिए हैं। फंड का मिसयूज़ करना, एस अकबर केस इनका इंतज़ार कर रहा है, BRT पे ये स्टे दे के बैठे हैं। ये अच्छा कोरोना पे 40 अरब रुपए ये खा गए। फंड रेजिंग में ये जब साबिक चीफ जस्टिस के साथ रेजिंग कर रहे थे वो पैसे पता नहीं कहाँ कर दिए। तो माफिया हमसे पूछेगी। ठीक है धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर अफगान अमूर, साबिक सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अमन अमान पर इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़रा और अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई है और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती इक़दामात पर मुशावरत की गई। इजलास में पाक अफ़गान बॉर्डर सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, सूरत हाल ख़राब होने से दहशतगर्दों को संभलने का मौका मिल जाएगा। अब दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने आलमी कुव्वतों को मुखातिब करते हुए कहा है कि लाखों अफ़गान शहरियों को रहम और हमदर्दी की बुनियाद पर फ़ौरी मदद की ज़रूरत है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि जी लड़कियों और ख़वातीन के लिए तालीम और मुलाजमतों के लिए उसूली तौर पर पुरअज़्म है, लेकिन इसमें दरपेश सबसे बड़ी रुकावट फंड्स का मुंजमद होना है। तालिबान हुकूमत के मुतालबे पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि हमें अफ़गान अवाम के मसाइल का इदराक है, लेकिन मुंजमद असासों को फौरी तौर पर जारी ना करने की कई वजूहात हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान असासों पर 9/11 मुतासरीन ने अदालत में दावा कर रखा है और तालिबान अब तक अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है, जिसके बाद तालिबान हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाए बगैर अफ़गान अवाम तक इमदाद की तरसील का जो तरीक़ाकार है वो भी वाज़ेह नहीं हो सका। अच्छा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान मोहताज ने साबिक सफ़ीर हैं माहिर अफ़गान अमूर अयाज वज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपका वक्त देने के लिए। अयाज साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद से पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और आलमी दुनिया को बावर भी करवा चुका है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान का ख़तरा है, लेकिन आलमी बिरादरी की मैं अगर बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो शायद जस्टिफाइड होगा कि आलमी बिरादरी की जो बेहिसी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, वो ख़त्म इसलिए नहीं होगी कि मुल्कों के अपने मफादात होते हैं, वो किसी और के तकलीफ को नहीं देखते, अपने मकसद के पीछे पड़े होते हैं। अमेरिका और मगरबी दुनिया का भी इसी तरह यहाँ पे अपना इंटरेस्ट है, उसी को परसू कर रहे हैं। वरना यही तालिबान थे जिनके साथ पहले तो ये बात नहीं करना चाहते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे, फिर जब बात करने की बारी आई तो पाकिस्तान की मिन्नतें की, फिर दोहा में उनके साथ बैठे, हालांकि उनके सिरों के ऊपर उन्होंने कीमत रखी थी और इसको एक दहशतगर्द तंजीम गर्दाना था।
तो उसी के साथ डील करके दोहा एग्रीमेंट अपनी फौजें निकाली। जब वो निकल गई, अब फिर बकौल शख्स से मुड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़े खराब लोग हैं। तो ये तो अपने मफाद, जैसे मैंने अर्ज कर ली, उसकी बात है, वरना उनको भी एहसास है, उनकी भी रिसोर्सेज है, वो भी जानते हैं कि अफगानिस्तान तकलीफ में है। बल्कि जब अमेरिका और नेटो, सारी दुनिया बल्कि जब पिछली हुकूमत को मदद देती थी तो उनकी सर्वाइवल सिर्फ बाहर के इमदाद पे होती थी। अगर वो मदद ना होती तो हामिद कारज़ाई साहब और अशरफ गनी साहब, उनकी हुकूमतें शायद 2-3 महीने भी न चलती। तो तालिबान को तो मैं कहता हूँ दाद हमें देनी चाहिए कि 4थे महीने में दाखिल हो गए। उनको दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया। उनके साथ फाइनेंशियल मदद तो छोड़ दे, उनके जो अपने असासे अमेरिका के अंदर पड़े हैं, कोई मेरा ख्याल है $9.5 बिलियन है, वो उन्होंने मुंजमद किए हैं। तो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह के ऊपर तो अमेरिका का असर है, वो भी उनको पैसे नहीं दे रहे। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पाबंदियां हैं कि तालिबान के नीचे यानी अफगानिस्तान के अंदर बैंकों के साथ आप डील न करें। तो ये दुनिया जो वादे कर लेती है बशमूल अमेरिका के कि हम इंसानी हमदर्दी के नाते मदद करना चाहते हैं, तो ये फंड्स अब अफगानिस्तान के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि बैंकों पे पाबंदी है कि उनके साथ डील न करें। तो ये मुश्किलात है। वो चाहते हैं कि तालिबान इतने दबाव में आ जाए कि जो हम कहें वो तालिबान माने, लेकिन तालिबान जो हम जानते हैं वो भी ऐसे लोग हैं कि वो शायद मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अयाज साहब, ये अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने एक इंटरव्यू में अमेरिका और जो दीगर ममालिक हैं उन पर अफ़गानिस्तान के $10 बिलियन से ज़ायद मुंजमद फ़ंड्स को जारी करने पर ज़ोर दिया है और कह रहे थे कि जी फ़ंड्स की जो बहाली है उसके बगैर हम कैसे दुनिया को अपना काम दिखा सकेंगे। यानी बगैर फ़ंड्स के तालिबान से तवक्को रखना कि वो मुल्क में अमनो अमान और इंसानी हुकूक का ख्याल रखें, ये ज़्यादती नहीं होगी? इंतहाई ज्यादती है। एक ज्यादती तो नहीं है कि हम गिनवा लें। देखे, अमेरिका डिमांड करता है या दूसरे जो वेस्टर्न ममालिक है कि अफगानिस्तान में ऑल इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए। यहाँ तक तो हम मानते हैं कि वहाँ पे जितनी भी कौमियतें हैं, एथनिसिटीज हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन जो ऑल इंक्लूसिव है वो दुनिया में कहीं किसी और मुल्क में है ऑल इंक्लूसिव? जो पार्टी हुकूमत इलेक्शन जीत लेती है वो हुकूमत बनाती है, अपोजिशन में बैठ जाती है। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, 4 महीने वो चला रहे। उनकी ताकत को, उनके पावर को किसी ने न मुल्क के अंदर चैलेंज किया है न बाहर से चैलेंज किया है। अफगानिस्तान सारे के ऊपर उनका कब्जा है, वो चला रहे हैं बगैर किसी मदद के। तो इससे ज्यादा वो आपको क्या सबूत दे? हाँ, अगर आपसे मुराद मगरिबी दुनिया अगर तालिबान को कमजोर करना चाहती है तो फिर जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे अलकायदा है, दाइश है, IK खुरासान है और ETIM वगैरह है, वो मजबूत हो जाएंगे, फिर दर्द-दसर बन जाएगा अफगानिस्तान। तो हमें तो इनफैक्ट सबको चाहिए कि तालिबान के हाथ मजबूत कर ले ताकि वो इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करने से रोक दे, उनके हाथ मरोड़े। वरना TTP हमारा कंसर्न है, ETIM चीन का कंसर्न है और बाकी सेंट्रल एशिया, रूस, सब ये खासे कंसर्न है बशमूल ईरान के कि खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में मिलिटेंसी दोबारा शुरू हो गई तो हम सबको उनसे तकलीफ होगी। तो इसलिए चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। अब हमें तालिबान पसंद हो या नापसंद हो वो अलग बात है, लेकिन वो एक कुव्वत है, वो भी अफगानी है, उनकी हुकूमत है। तो अब उनको मौका तो दे दो, उनको देख तो लो कि वो डिलीवर कर सकते हैं आपकी मदद के साथ या नहीं। अगर डिलीवर न करें तो फिर उनके ऊपर सैंक्शन दोबारा लग सकते हैं।
ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा अयाज साहब, अमेरिका जो जवाब पेश कर रहा है ना, अमेरिका क्या कहना है जी, अफगान असासों पर 9/11 मुतासरीन ने अदालत में दावा कर रखा है और अफगान अवाम तक इमदाद की जो तरसील है उसका तरीक़ाकार भी अभी क्लियर नहीं है। अब इतना अरसा गुजरने के बाद भी अमेरिका इमदाद की तरसील का तरीक़ाकार नहीं बना सका, या हम कह लें कि अमेरिका इमदाद बहाल करना ही नहीं चाहता, यानी ये नीयत में खोट वाला मामला हो गया? देखिए, नीयत में फतूर ज़रूर है, वरना ये बातें अब कहने की इसलिए नहीं है कि वो जो 9.5 बिलियन अफगान डॉलर पड़े हैं अमेरिकन बैंकों में, वो तो अफगानों के हैं। अफगानिस्तान के ऊपर जिसकी भी हुकूमत हो, खा वो हामिद कारज़ई है या अशरफ गनी है या तालिबान है या कोई भी किसी भी हुकूमत, ये उनका हक है कि वो पैसा ला के अफगानिस्तान के अंदर अफगान अवाम के ऊपर खर्च कर ले, उनकी भलाई के लिए खर्च कर ले, न कि जेबों में डालने के लिए। तो ये आप किस कानून में रोकेंगे? वो आदमी कौन होता है जो उनके खिलाफ अदालत में जाता है कि ये पैसा मेरा है? वो किसी का जाती पैसा नहीं है, न हुकूमत का जाती है, वो सारे अफगान अवाम का है और अवाम का नुमाइंदा अफगानिस्तान की हुकूमत होती है, कोई और नहीं होता। तो ये तो बहाने हैं, अगर नहीं देना है तो फिर उनके अपने पैसे, चलो वो तो आपने रोक लिए, या दूसरे अल्फाज में अगर हम उनको सही भी गर्दान है तो फिर आपने बैंकों के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई है कि अफगानिस्तान के बैंकों के साथ आप ट्रांजैक्शन न करें ताकि तालिबान तंग हो जाए? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अयाज बज़ीर साहब आपके वक्त के लिए। और हमारी टीम ने आवाम की राय जानी है पेट्रोल के हवाले से। हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल आप देखिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बिल्कुल, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसी दौर में अगर 1 रुपये भी कम हो गया तो अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल बैग का बहुत महंगा है, 145 रुपये के 47 रुपये चल रहा है। 5 रुपये कम किए तो 140 रुपये कर दिए इन्होंने। कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें आने जाने का वही पेट्रोल पड़ जाता है। 500 रुपये में जहाँ हम 10 दिन निकालते हैं वहाँ 5 दिन निकालते हैं। 5 रुपये अगर बढ़ाने हैं तो 10 रुपये बढ़ाते हैं या 15 रुपये बढ़ा देते हैं। तो जो जब कम करने हैं और वो से 5 रुपये या 2 रुपये कम कर देते हैं, ये कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऐलान होते हैं, काम कुछ भी नहीं करना उन्होंने। बस आवाम जो है ना, गरीब आवाम को लूटना है। 5 कम करेंगे 50 बढ़ा देंगे ये लोग, उनकी सेहत पे क्या असर है? देखें जी, 5 रुपये लीटर कम किया, कम तो किया है ना करते तो क्या कर लेते। अच्छा है, कम कर दिया है। उम्मीद है कि हुकूमत जो है आगे भी अच्छे इकदाम लेगी।